Hello, good morning, students. This is video number 6 now. We are solving some questions of NCERT. We will be starting with 1.15 and we'll go till 1.19. These questions are from page number 47. This video is going to be slightly different than the others in the sense that we are aware of the fact that you are trying to learn things in a digital way, and these things can pose many problems to the students. Many students inform that while the explanation is being done, if they could write in their notebook at the same time, it will do them more good. So students, you can pause the video here, bring your register, your pen and other stationery items, and imagine as if you are in the class. I'm going to teach you, I'm going to discuss the subject matter at a pace with which you will be able to write the things, understand the things with me. So let us begin with question number 1.15 of NCERT, which is given on page number 47. As we were discussing, students, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है इन टू डिफरेंट सिचुएशंस. तो पहली सिचुएशन क्या है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आप साथ के साथ लिखने की कोशिश करें. सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लें, एक्स, वाई एंड जेड. उसके बाद आप एक स्क्वायर शीट बनाएं कोइंसिडेंट विद वाई जेड प्लेन, और ये दिखाएं कि वन साइड ऑफ द स्क्वायर शीट इज 10 सेंटीमीटर. तो नेचुरली इसका जो एरिया होगा शीट का वो परपेंडिकुलर होगा टू द शीट and would be pointing along the x-axis. तो आप एरिया वेक्टर अब ड्रॉ कर लें. अगर साइड पता हो तो एरिया कैन बी कंप्यूटेड, और एरिया लिख लें एज 0.10 का होल स्क्वायर एंड द यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर. इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है that the electrical field is pointing along the x-axis. Please write down the value of the electrical field as 3 into 10 raised to 3, and of course the unit will be Newton per coulomb. Student, ये जो I cap दिखाया है यही बताता है that the electrical field is along the x-axis. एक चीज आपको क्लियर हुई अभी कि जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए जो एंगल होगा बिटवीन द टू वेक्टर्स वो ज़ीरो होगा, एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है. The question was to find the electrical flux.
तो हमें ये फॉर्मूला याद है थियोरी क्लासेस से। तो क्लासेस में सुना आपने कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू लिख दी 3 × 10⁻³ एरिया की वैल्यू लिख दी 0.10 का होल स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। सो इसको कैलकुलेट कर लिया और ये वैल्यू आ गई 30। What will be the unit of the electrical flux? आप स्टूडेंट्स यहाँ से देख के लिख सकते हो। देखिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। अब आप याद कर लें कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब चलिए, let us begin with the second part of this question. I am reading the question once. It says, find the electrical flux if the normal to the plane of the coil makes an angle of 60 degree with magnetic field. यहाँ पे हमने कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया। आपको याद होगा कि जो एरिया वेक्टर होता है वो कॉइल के परपेंडिकुलर होता है। एरिया तो वही रहेगा जो पहले था, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी वही रहेगी जो पहले थी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि कॉइल को टर्न किया है थ्रू 60 डिग्री, ताकि जो नॉर्मल है टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मीनिंग ये हुआ कि अब हमने जो फ्लक्स निकालना है उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा ई ए कॉस थीटा। ई और ए की वही वैल्यूज हैं और कॉस 60 की वैल्यू विल बी 1/2 and therefore the answer will be 15 Newton meter square per coulomb. So this was question number 1.15. Let's now begin with question number 1.16. Firstly, I'll explain the question. He says a क्यूब है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है और उसके जो एजेस हैं वो कोइंसिडेंट हैं विद द एक्स वाई एंड द जेड एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ एक क्यूब बना लें अब, ताकि उसके जो एजेस हैं दे आर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इस क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ गए होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, सब जगह मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। Although we can answer this question just in one line, लेकिन we should know कि what is the theory mathematical thing behind it. पहले I will take the first point कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो कर रही हैं टू द राइट। अगर 5 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस यहाँ से पास होंगी, एंटर करेंगी फेज 2 को, तो 5 ही इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस सरफेस नंबर 1 से बाहर निकलेंगी। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड
पॉइंट करता है अवे फ्रॉम द सरफेस, इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट करता है अवे फ्रॉम द सरफेस, तो वी से इट कॉजेज पॉजिटिव फ्लक्स। और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड उस सरफेस के अंदर घुसती है तो वी से इट कॉजेज नेगेटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर की तरफ आए फ्रॉम ए सरफेस, पॉजिटिव फ्लक्स। और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड एंटर करे तो वो फिर नेगेटिव फ्लक्स। यू विल से समझ गए, इसका मतलब जितना यहाँ पे फ्लक्स है मैग्नीट्यूड में, उतना ही फ्लक्स यहाँ पे होगा, और टोटल मिला के जो फ्लक्स है वो ज़ीरो होगा। तो स्टूडेंट्स, आप सिर्फ एक लाइन याद कर लें कि किसी भी बॉडी को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है एसोसिएटेड विद दैट बॉडी वो हमेशा ज़ीरो होगी, ऑलवेज ज़ीरो होगी। अब चलिए इसको मैथमेटिकल करके देखते हैं। जो टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो कुछ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स सरफेस नंबर 1 पे होगा और कुछ फ्लक्स सरफेस नंबर 2 पे होगा। अभी आपने फार्मूला देखा था इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा। पहले सरफेस के लिए ई और ए सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए एंगल 0 है और कॉस 0 1 हो जाएगा। सरफेस नंबर 2 पे देखें, इलेक्ट्रिकल फील्ड टू द राइट है, एरिया टू द लेफ्ट है। ये जो यहाँ पे एंगल है वो 180 डिग्री है, पाई, और आप जानते हैं कॉस पाई -1 होता है। तो पहले सरफेस पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हुआ प्लस ई इंटू ए और दूसरे पे हुआ माइनस ई इंटू ए, तो वो कैंसिल हो गए एंड दैट्स वाई the total electrical flux is 0. I hope students you are able to write the answer while you are watching the video. You may pause the video now, and in case some points are missed out here or there, you can first complete them before going to the next question. Now we are starting with question number 1.17. In this question, it is given कि एक बॉक्स है एंड जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है एसोसिएटेड विद दैट बॉक्स इज 8 into 10 raised to 3 Newton meter square per coulomb. The question asked is कि if the flux is this, तो find the charge enclosed in the box. That is the question. May I remind you students कि क्लासेस में आपने सुना है गॉसेस थ्योरम। What does it say? कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है ओवर ए क्लोज्ड सरफेस that is always equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed. तो यहाँ से चार्ज enclosed का फार्मूला बन गया epsilon naught into phi suffix e. ये स्टूडेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ इसको याद कर लें कि जो चार्ज enclosed होता है वो होता है epsilon naught multiplied by the flux. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दी, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वैल्यू लिख ली, और ये आंसर ये आ गया। अगर मैं 10⁻⁻6 को हटा दूं तो फिर ये बन जाएगा 0.07 माइक्रो कूलम। अब जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। ही सेज कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज 0,
can we conclude that there are no charges in the box? आप स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें. He says अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो क्या ये नेसेसरी है कि Q की वैल्यू भी 0 हो? मतलब जो चार्ज है अंदर, मीनिंग जो इनसाइड, क्या कोई चार्ज नहीं है? अंदर चार्जेस हो सकते हैं और उनका जो टोटल आएगा दैट मे बी व्हाट 0. तो द फैक्ट कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स अगर कहीं पे 0 है तो हम सिर्फ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है वो 0 है. हम ये नहीं कह सकते कि उस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है. मान लिया उस बॉक्स के अंदर एक डाइपोल है, तो डाइपोल के अंदर वो पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव भी है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0. सो दैट्स हाउ वी से कि वी कैन नॉट से कि देयर आर नो चार्जेस. देयर कैन बी चार्जेस, लेकिन जो नेट चार्ज है एनक्लोज्ड वो 0 है. So that's how we do 1.17. You can pause the video, and in case you have not been able to write some details, please write them down before going further. Now we start with question number 1.18. This question has been asked in the board exam once. He says कि एक स्क्वायर शीट है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. तो आप बना लें एक स्क्वायर शीट ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड. फाइंड द सेंटर एंड गो अप, और यहां पे एक चार्ज बना दें, एक पॉजिटिव चार्ज बना दें ऑफ वैल्यू 10 माइक्रोकूलम. The question asked is कि what will be the electrical flux associated with this square sheet? Students, सबसे पहले may I remind you कि जो गॉसेस थ्योरम है वो हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस के लिए होती है. उसको क्लोज सरफेस पे लगाया जाता है. तो हम सबसे पहले एक इमेजिनरी क्यूब बना लेते हैं ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. एक इमेजिनरी क्यूब बना लीजिए ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. यू विल से अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो हम टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे. लेकिन क्वेश्चन कहता है कि हमें सिर्फ एक फेस पे फ्लक्स चाहिए. कितने फेसेस हैं? काउंट कर लीजिए. देयर आर 6 फेसेस. तो हम ये कहते हैं कि यहां पे जो फ्लक्स होगा ओवर वन सरफेस वो 1/6 होगा, 1/6 होगा ऑफ टोटल फ्लक्स. और टोटल फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स Q. तो अब हमने ε0 की वैल्यू डाल दी, Q की वैल्यू भी डाल दी, और इसको कैलकुलेट कर लिया, और ये आ गया इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ऑन वन फेस, दिस फेस ऑफ द शीट. सो दैट्स हाउ वी डू दिस क्वेश्चन. Please complete the question in your notebook so that we can go further now. This question is question number 1.19. पहले आप एक डायग्राम बना लें, एक क्यूब बना लें, पहले इमेजिनरी क्यूब. इस इमेजिनरी क्यूब को गॉसिजियन क्यूब भी कहा जाता है. तो आपने एक गॉसिजियन क्यूब बनाना है.
इस क्यूब के अंदर कहीं पे भी जहां मन करे एक पॉजिटिव चार्ज दिखाएं ऑफ वैल्यू 2 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन आस्क्ड इज वेरी सिंपल कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस गॉसियन क्यूब। तो हमने सीधा सीधा गॉसेस थ्योरम लगानी है कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा ओवर द एंटायर गॉसियन क्यूब विल बी 1/ε0 टाइम्स जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है। टोटल चार्ज तो यही है 2 × 10⁻⁻⁶। अब हम कैलकुलेशन करके और ये वैल्यू मिल जाएगी हमको एंड द यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Students, this was all for this class, and we shall meet with the next video tomorrow. I would like to take this opportunity to tell you कि the times through which we are passing are not ordinary times. You were not used to learning things online. So, teacher and student both have to learn these techniques and ensure that the subject matter is conveyed to you in a manner in which you can really understand. तो जो टेक्निक अभी मैंने आपको बताई वो यही है, एक क्वेश्चन देखें, उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करें, उसको डायग्राम बनाएं पीडीएफ वगैरह से देख के, और फिर ये जो डिस्कस किया जा रहा है उससे और अच्छे से समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।